कांग्रेस ने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कह दिया गुड लक स्मृति ईरानी। देखिए रजत जी, आप मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रह चुके हैं, मीडिया में मेरे सीनियर के नाते। आपने एक वक्त वो भी देखा था जब कांग्रेस ने कहा हु स्मृति, और आज उनके ऑफिशियल हैंडल से आ जाना गुड लक, तो जो दुश्मन को भी गुड लक बोलने को मजबूर कर दे, सोचिए हिंदुस्तान की उस औरत का जज्बा कैसा होगा। किसी ने तो ये भी लिखा है कि टीवी पर वापस आ गई, लौट के बुद्धू घर को आए। पता नहीं कि वो किस चीज़ को बुद्धू कहते हैं। जो क्षमतावान हो और 25 साल मीडिया और टेलीविज़न के साथ साथ पॉलिटिक्स में अपनी पैठ रखता हो, जो ज़मीन से आता हो, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत चमकाता हो, जो विषम परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के सम्मान में अपनी सेवा देता हो, अगर ऐसे बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के मैं बुद्धू लगती हूँ तो मैं बुद्धू ही सही। मैंने फर्श से अर्श तक इस देश को, इस समाज को देखा है। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोग जो मेहनत कश हैं, सामान्य परिवारों से आते हैं, और जो महिला है, अगर उनको हम भारत की महिलाएं जो सामान्य परिवारों से आती हैं बेवकूफ़ लगती हैं, तो वो जाने शायद इसीलिए अब और 15 साल वो विपक्ष में रहेंगे। देखिए, उनको ये तो लगा कि अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हो गई, चलो भाई अब तो हो गया पॉलिटिकल करियर पूरा। हार तो मेरी 2014 में भी हुई थी अमेठी में, शायद वो भूल गए। हार मैं 2004 में भी गई थी चांदनी चौक में। और आप सोचिए, अगर 2004 का मैं चांदनी चौक का चुनाव जीत जाती तो क्या वो स्मृति ईरानी बनती जो आज आपकी अदालत में बैठी है। तो मेरी किस्मत हमेशा जीत ने नहीं लिखी है, कई बार मैंने अपनी हार से भी अपनी किस्मत को नए अंदाज में लिखा है। आपकी पार्टी के लोग का कंफ्यूजन शायद दूर कर दे, वो तो कह रहे हैं अभी ना जाओ छोड़कर अभी दिल भरा नहीं। मेरी पार्टी में कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंस है स्मृति ईरानी को लेकर कि जब जब समाज के सामने, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आएगी, जब जब पार्टी के माध्यम से राष्ट्र की, समाज की सेवा का कोई भी मौका आएगा, और जब जब स्मृति को हम कहेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करेगी। अब आप एक बार फिर से सास भी कभी बहू थी के सेट पर हैं जी। अब नया चैलेंज है। कई लोगों को लगता है कि हम मीडिया के लोग बहुत इंसुलर हैं, हमें कोई सरोकार नहीं हमारे समाज में क्या हो रहा है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि कलाकार जो भूमिका निभाते हैं मंच पर या फिर टेलीविज़न के पर्दे पर, या आप जैसे महानुभाव जो न्यूज़ के माध्यम से समाज को गठित करते हैं, सूचित करते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, अपना एक तजुर्बा होता है। देश की धड़कन में कहीं ना कहीं उनकी धड़कन भी शामिल होती है। तो जो देश के दिल और धड़कन से जुड़ जाए, इतना बड़ा सौभाग्य कितनों को मिलता है। आज जब मैं कलाकारों के मध्य में जाती हूँ तो इन नौजवानों की तरह नए कलाकारों का भी एक वहाँ पर समूह है, और जब वो मेरे साथ बैठकर चर्चा करते हैं तो स्क्रिप्ट पर कम चर्चा होती है। देश की संसद में क्या चल रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या चल रहा है, देश का इतिहास क्या है और देश का भविष्य कैसे बनाना है, इन मुद्दों पर भी बातचीत होती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि 2014 में भी आप सेट पर थी और एक फ़ोन आया था और आप सब कुछ छोड़कर चली गई। मैं ऋषि कपूर साहब के साथ एक फिल्म में काम कर रही थी, जब सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपको दिल्ली आना है, दोपहर को शपथ लेनी है। तो मेरा अंतिम जो क्षण था, जो मैंने कैमरा को फेस किया था, वो स्वर्गीय ऋषि कपूर जी के साथ था। और ऋषि कपूर जी ने आपको सलाह दी कि, उन्होंने कहा कि पलके भी मत झपकाओ, समय भी मत बिताओ। बाकी लोग जो क्रू में थे उन सब ने इस बात का कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की, और ये भी कहा जल्दी से बैग बांधो और दिल्ली जाओ, क्योंकि राष्ट्र सेवा से बड़ी सेवा और ऐसा बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। तो अब कोई ऐसा मौका तो नहीं आ जाएगा कि आपको फिर फ़ोन आएगा और फिर क्योंकि के सेट से वापस दिल्ली में शपथ लेते हुए दिखाई देंगी? देखिए, मौक़ों को मैं नहीं तलाशती, मौके मुझे तलाशते हैं। तो कौन सा मौका मुझे कब तलाश लेगा ये मैं नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि जब मौका मुझे तलाशते हुए आए तो आप कहीं ना कहीं ना बेजार होंगे ना शर्मसार होंगे। मैं जो प्रतिभा लेकर पॉलिटिक्स में और मीडिया में आज जानी जाती हूँ, उस बेंचमार्क से नीचे नहीं उतरूंगी, इतना आपकी अदालत में मैं वादा करती हूँ।
कई बार देखा कि बहुत सारे फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन राजनीति में आए थे और बाद में बड़े निराश हुए। उन्होंने कहा ये तो सेसपूल है और मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। राजेश खन्ना साहब वो भी राजनीति में आए थे और वो भी निराश होकर के वापस गए। तो मैं राजनीति में नहीं आई, मैं राष्ट्रनीति से जुड़ी। फर्क है। क्योंकि राजनीति में आते हैं आप तो अपने लिए कुछ तलाशते हैं। राष्ट्र की नीति से आप जुड़ते हैं तो आप राष्ट्र के लिए नए ऊंचाइयां, नई उपलब्धियां इनको तलाशते हैं। तो ये फ़र्क होता है। अपने लिए करना वो तो बहुत करते हैं, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, ऐसा सौभाग्य, मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको मिला ये मौका तो उसमें आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आई थी बीजेपी में स्मृति ईरानी बनकर, अब दीदी बन गई हूँ सबकी। देखिए, आपका योगदान तो तुलसी के कैरेक्टर के रूप में भी काफ़ी रहा। उसने भी लोगों को एक नई तरह से सोचने का मौका दिया। और हम 150 लोग थे टीम में, तो जब हम लोगों ने पहली बार शो किया तो शायद ही एकता कपूर छोड़कर किसी और के पास अपना मकान हो, अपना एक बढ़िया बैंक बैलेंस हो, अपनी एक गाड़ी हो। तो जब मैं समाज में दर्शकों से मिलती हूँ, उनको आभार वंदन करती हूँ कि आपकी वजह से 150 परिवार पले। आज भी जब हम वापस, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, सिर्फ एक सीरियल नहीं है, कई लोगों का रोज़गार है जो जनता की वजह से पलेगा, बढ़ेगा। तो आप याद रखें, जब जब आप टीवी स्विच ऑन करेंगे, किसी के घर में रसोई गैस स्विच ऑन होगी। मुझे तो ये भी बताया गया कि स्मृति ईरानी को उस समय 1800 रुपये रोज़ मिलते थे। हाँ, मुझे मैकडॉनल्ड्स में 1600 रुपये महीने का मिलता था। तो जब मुझे कहा गया कि आप एक्टिंग करेंगे तो आपको दिन का उतना मिलेगा जो आप महीने का कमाते हैं, तो मेरा ध्यान पूरा उस बात पर था कि भाई बड़ी मुश्किल हो रही है आर्थिक, तो अगर अच्छा पेचेक चाहिए तो आपको ये काम करना चाहिए। वहाँ एकता दूसरी ओर बहुत ही भावुक हो रही थी कि मैं इतिहास रचने जा रही हूँ, तुम्हें अंदाज़ा है। मैंने कहा मैडम, पेचेक छोड़ के मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अब सुना है कि वो 1800 रुपये रोज़ की अब 18 लाख रुपए हो गए। 18 लाख तो हुए नहीं, लेकिन अगर हो भी जाएं तो उसमें क्या परहेज़ हो, क्योंकि हमारे फील्ड में महिलाओं को पुरुषों से कम पैसा मिलता है। तो जब तक मैं फील्ड में थी तब तक मैं सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थी और मुझे कैमरा पे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपना टैक्स बहुत अच्छे से भरती हूँ। और मैं चाहूँगी कि मुझ जैसे अगर कोई भी आज कोई महिला, आपका ये कार्यक्रम देख रही हो, ये यहाँ बैठी कोई महिला हो, वो अपने फील्ड में जाकर कहे कि अगर मुझ में टैलेंट है, अगर मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मुझे पुरुष के बराबर सैलरी चाहिए। अगर मैं पुरुष से बेहतर करती हूँ तो उससे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए।